अन्य जंतुओं और पौधों में श्वसन। इस वीडियो में हम सीखेंगे मानव के अतिरिक्त अन्य जंतुओं में श्वसन, पौधों में श्वसन, सवाली, फूल को देखो, उसमें कुछ दिख रहा है क्या? नहीं खोजी, फूल में भी नहीं है। और तने में? तने में भी नहीं है। अरे आज सुबह सुबह सारे बाल वैज्ञानिक मिलकर क्या खोज रहे हैं, जरा मुझे भी तो बताओ। नमस्ते संपाक दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों। दीदी, आपने पिछली बार हमें मानव में श्वसन प्रक्रिया और श्वसन अंगों के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। तो हम इस पौधे में उसके श्वसन अंगों को ढूंढ रहे थे। हाँ दीदी, और ज्यादा अच्छे अवलोकन के लिए हम इस आवर्धक लेंस की मदद से उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर भी हमें कोई अंग नहीं मिला, न नाक, न फेफड़े और न ही डायाफ्राम। लेकिन बच्चों, पौधों में तो ये सभी श्वसन अंग होते ही नहीं हैं, तो फिर तुम्हें मिलेंगे भी कैसे? हैं? श्वसन अंग नहीं होते तो फिर पेड़ पौधे सांस लेते कैसे हैं दीदी? पहले तुम सब कक्षा में चलो, फिर बताती हूँ। दीदी, अब बताइए पौधों के श्वसन के बारे में। बच्चों, आज हम पौधों और कुछ अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि श्वसन करने के लिए उनमें कौन सी विशेष संरचनाएं और अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे जंतुओं के बारे में जानते हैं जिनमें हम मनुष्यों के जैसे ही श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से जंतु होते हैं दीदी? गाय, भैंस, बकरी, हाथी, सांप, छिपकली, पक्षी आदि जंतुओं में सांस लेने के लिए मनुष्यों की तरह फेफड़े होते हैं खोजी। जिन जंतुओं में फेफड़े नहीं पाए जाते, वो कैसे सांस लेते हैं दीदी? ऐसे जीवों में श्वसन प्रक्रिया के लिए कुछ विशेष संरचनाएं विकसित होती हैं। कॉकरोच, तितली, मच्छर आदि छोटे कीटों के शरीर में सांस लेने के लिए श्वसन नलियों का जाल फैला रहता है। इन नलियों को श्वास प्रणाल यानी ट्रैकिया कहते हैं। ये शरीर के बाहर छोटे छोटे छिद्रों के रूप में खुलती हैं। इन छिद्रों को श्वास रंध्र यानी स्पिरकल्स कहते हैं। यानी कि कीट इन्हीं छिद्रों की सहायता से श्वसन करते हैं। हाँ खोजी, कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में वात छिद्र यानी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑक्सीजन युक्त वायु इन्हीं श्वास रंध्रों से श्वास नालों में से होकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। पता है बच्चों, श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। अन्य किसी भी जीव के शरीर में ये व्यवस्था नहीं पाई जाती। सच्ची दीदी? हाँ खोजी, और जानते हो, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपनी त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। त्वचा द्वारा श्वसन? हाँ सवाली, केंचुआ एक ऐसा ही जीव है। ऐसे जीवों में विशेष तरह की त्वचा पाई जाती है जो पतली, गीली और छिद्र युक्त होती है। ऐसी त्वचा में गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, हाइड्रा आदि भी शरीर की सतह द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये तो बड़ी रोचक जानकारी पता चली आज। ऐसी ही एक और जानकारी बताती हूँ। पता है, एक जीव ऐसा भी है जो त्वचा और फेफड़ों दोनों के ही द्वारा श्वसन करता है।
सचमुच दीदी? उसका नाम बताइए ना। सवाली, वो जीव है मेंढक। मेंढक जब पानी में होता है तो अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है और जब जमीन पर आता है तो फेफड़ों की सहायता से श्वसन करता है ना अद्भुत बात? हाँ दीदी, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। चलो अब जलीय जीवों में श्वसन के बारे में जानते हैं। याद आया दीदी, पिछली कक्षा में आपने हमें बताया था कि मछली गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। हाँ सवाली, जलीय जीवों जैसे मछली में सांस लेने के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे गलफड़े यानी गिल्स कहते हैं। जब मछली के मुंह के अंदर गया पानी इन गलफड़ों में से होकर गुजरता है तो पानी में घुली ऑक्सीजन मछली के रक्त में घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस प्रकार मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों यानी क्लोमों द्वारा सांस लेने के लिए ग्रहण करती है। अब पेड़ पौधों में श्वसन के बारे में भी बताइए ना दीदी। बच्चों, पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पौधे भी हमारी ही तरह सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। हैं? लेकिन दीदी, आपने तो कहा था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वायु में छोड़ते हैं। हाँ खोजी, भोजन बनाते समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन के लिए पौधे अन्य जीवों की तरह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं। उनके द्वारा जो ऑक्सीजन श्वसन के लिए ग्रहण की जाती है उसकी मात्रा प्रकाश संश्लेषण द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से बहुत कम होती है। यानी पौधे पत्तियों में स्थित रंध्रों के द्वारा श्वसन करते हैं। हाँ सवाली, लेकिन बड़े वृक्षों के मोटे तनों में भी कुछ वात छिद्र पाए जाते हैं जिनकी सहायता से पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, क्योंकि इनके ऊतकों को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समझे ना? जी दीदी। एक बात और बच्चों, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने के लिए पौधों में भी हम मनुष्यों की ही तरह ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन होता है। पादप की अन्य कोशिकाओं की तरह मूल कोशिकाओं यानी जड़ भाग की कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल कोशिकाएं मृदा के कणों के बीच स्थित वायु से ऑक्सीजन लेती हैं। अब हम पौधों के श्वसन अंगों के बारे में समझ गए दीदी। तो बच्चों, आज हमने जाना मानव के अलावा कुछ अन्य जंतुओं के श्वसन के बारे में। सब जानकारियाँ समझ तो आ गई ना तुम सभी को? हाँ संपर्क दीदी। यानी कि अब तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो, है ना? हाँ संपर्क दीदी, पूछिए। तो फिर सबसे पहले ये बताओ कि मछली में श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है? मछली में श्वसन क्रिया के लिए गलफड़े पाए जाते हैं दीदी। जब मछली के मुंह के भीतर गया पानी इन गलफड़ों में से होकर गुजरता है ना, तो पानी में घुली ऑक्सीजन मछली के रक्त में घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस प्रकार मछली में श्वसन प्रक्रिया पूर्ण होती है। शाबाश। अच्छा, अब ये बताओ कि पेड़ पौधों में श्वसन के लिए कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं और वो पौधों के किस भाग में स्थित होते हैं? पौधों में श्वसन के लिए रंध्र
और वात रंध्र पाए जाते हैं दीदी। रंध्र पत्तियों पर और वात रंध्र तनों पर स्थित होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ये बताओ कि हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा अक्सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? शायद पेड़ पर रात को भूत आते होंगे दीदी, इसलिए वे ऐसा बोलते हैं। अरे खोजी, ऐसा कुछ नहीं है। रात को पेड़ के नीचे सोने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि रात को पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया न के बराबर होती है, जिस कारण वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और श्वसन के बाद पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका उपयोग नहीं हो पाता, जिससे पौधों के आसपास सोने पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण हमें सांस लेने में समस्या हो सकती है। ओह अच्छा, अब याद रहेगा दीदी। याद रखना। अब बच्चों, अब जब तुम मेरी बताई सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए हो तो अब मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, ठीक? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।